पढ़ा है विच इज अबाउट रैशनल नंबर। तो डेंसिटी थ्योरम रैशनल नंबर के बारे में क्या बताता है कि अगर आपको कोई भी दो रियल नंबर्स गिवन हो तो यू कैन ऑलवेज फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो ये हमने प्रूफ किया। अच्छा, अब इसी की कॉरलरी है विच इज अबाउट ए रैशनल नंबर। तो ये कॉरलरी ऑफ, इसी से रिलेटेड ये रिजल्ट है आपके पास, कॉरलरी ऑफ डेंसिटी थ्योरम डीटी, डेंसिटी थ्योरम डीटी। तो कॉरलरी क्या है कि अगर आपको कोई भी दो रियल नंबर गिवन हो तो यू कैन ऑलवेज फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। तो ये जो कॉरलरी है ये इरेशनल नंबर के बारे में है कि जिस तरह आप कोई से भी दो रियल नंबर के दरमियान कोई भी दो रियल नंबर्स के दरमियान आप रैशनल नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसी तरह आप कोई से भी दो रियल नंबर्स के दरमियान आप कोई इरेशनल नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है कि देयर तो देयर इज there is always an irrational number between any two real numbers। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक्स एंड वाई ये कोई से भी दो रियल नंबर हैं जिसमें लेट्स से एक्स इज लेस देन वाई है, तो देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर z। ये जो z है आपके पास ये इरेशनल नंबर है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट होते हैं रियल नंबर क्यू सी। क्यू सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज देयर is an irrational number, z such that के z जो है वो बिटवीन x एंड y है। z इज बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो जो ऊपर हमने जो प्रूफ किया था रैशनल नंबर वाला, इसी को यूज करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं एज प्रूव्ड अबव कि आपके पास जो है आपने प्रूफ किया कि जो एक्स और वाई है इनके दरमियान कोई रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना, तो हम जो है कि रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। जो सबसे पॉपुलर इरेशनल नंबर है वो कौन सा है? सबसे पॉपुलर कंसीडर एन इरेशनल नंबर, सबसे पॉपुलर इरेशनल नंबर कौन सा होता है आपके पास? अंडर रूट टू होता है ना। तो आपने प्रूफ भी किया है कि वो इरेशनल है और उसके डिफरेंट प्रूफ्स हैं। कंसीडर एन इरेशनल नंबर लेट्स से अंडर रूट टू। तो ये आपको पता है अंडर रूट टू जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और आप ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि जो आपके पास कोई इरेशनल नंबर हो, अंडर रूट टू जो है वो इरेशनल है और ऊपर ये जो आर है आपके पास ये रैशनल है। तो आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि किसी किसी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, रैशनल होता है या इरेशनल होता है? सर जी, इरेशनल होता है। इरेशनल होता है। तो आर, और आर रैशनल है, अंडर रूट टू इरेशनल है। तो आर अंडर रूट टू जो होगा ये आपके पास इरेशनल होगा। ये पीछे एक एक्सरसाइज भी है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इरेशनल अगर वो नॉन जीरो है तो। ठीक है, तो ये आपके पास हाँ, ये आपके पास वाई है। ठीक है, तो आर जो ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं और जो अंडर रूट टू है वो आपके पास जो है इरेशनल है। तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो इरेशनल होगा। तो अगर फर्ज करें सर वो आपने गलती से ना एक्स इज लेस मतलब आर इज लेस देन ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन वो क्यों लिख दिया है, वो वाई है।
x इज लेस देन जी सर, सही हो गया, सही हो गया। सही सही। तो कंसिडर यानी x जो है उसको मैं कंसिडर करता हूँ कि वो x अपॉन अंडर रूट टू है। अगर मतलब x को आप अंडर रूट टू से डिवाइड कर दीजिए कि नॉन जीरो है। ये पीछे आप ये इसकी जो बैकग्राउंड में आवाजें बंद कर दीजिए। y आप ले लें, ये y अपॉन अंडर रूट टू है, तो ये मैंने नए x और y डिफाइन कर दिए। तो जाहिर है कि x और y रियल नंबर से, या आप इनको x प्राइम या y प्राइम भी कह सकते हैं। मतलब ये जो है अगर x y रियल हैं तो ये जो x प्राइम और y प्राइम है ये भी आपके पास रियल है। तो अब इनको दोबारा x y ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रियल नंबर्स होने चाहिए, इनकी फॉर्म कोई भी हो सकती है। तो देन फिर हमने ऊपर प्रूफ किया है कि ये जो आपके पास x अपॉन x डैश और y डैश, ये जो हमारे रियल नंबर है, इनके दरमियान कोई रैशनल नंबर होगा। यह भी हमने ऊपर प्रूफ किया है। यानी जो x अपॉन अंडर रूट टू है आपके पास, इस एक रैशनल नंबर होगा विच इज बिटवीन x अपॉन अंडर रूट टू एंड y अपॉन अंडर रूट टू। ये अंडर रूट टू से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा r अंडर रूट टू एंड लेस देन y। तो ये r अंडर रूट टू क्या इरेशनल नंबर है ना। तो अभी हमने ऊपर देखा ये रैशनल इरेशनल अंडर रूट टू का प्रोडक्ट, तो ये इरेशनल है, तो ये हमारा z है। तो ये हमने सब प्रूफ कर दिया कि बिटवीन x एंड y देयर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे जो z है ना वो r अंडर रूट टू है, जो कि इरेशनल है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये z है। तो इस तरह हमने ये प्रूफ कर दिया कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स x एंड y देयर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स भी डेंस होते हैं इन दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो रैशनल नंबर्स है वो भी आपके पास जो है वो डेंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी क्लियर है ये बात? जी। और बात है अभी इसके, एक्स प्राइम और वाई प्राइम कैसे आए? क्या बोल रही हैं आप? सर एक्स प्राइम और वाई प्राइम कैसे आए? ये आर अंडर रूट टू, ये जेड कैसे आया, ये पूछ रही हैं आप? नहीं नहीं सर, ऊपर लिखा है ना एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट टू, तो सर वो आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है? हमने ये तो प्रूफ कर दिया था ना कि एक्स और वाई के दरमियान कोई रैशनल नंबर आर है। ठीक है, तो अब मैंने एक रैशनल नंबर कंसीडर किया अंडर रूट टू। इसको अगर मैं इस रैशनल नंबर आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक रैशनल नंबर मिलेगा, इसको मैंने जेड कह दिया। सही है, ठीक है। तो अगर मैं अपना जो एक्स और वाई हैं वो जो रियल नंबर हैं उनकी मैं फॉर्म चेंज कर दी मैंने इस अंडर रूट टू के हिसाब से। मैं एक्स को ले लेता हूँ एक्स अपॉन अंडर रूट टू, और वाई को ले लेता हूँ वाई अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है ना, ये भी आपके पास क्या रियल नंबर्स हैं। तो अब चाहे सर आप, तो y ओवर अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है। हाँ इरेशनल, ये डिपेंड करता है कि वाई रैशनल है या इरेशनल है, लेकिन चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो वो होगा रियल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इसमें एक्स और वाई रियल नंबर्स होने चाहिए। ये नहीं है कि वो इरेशनल हो या रैशनल हो। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज ए रैशनल नंबर, और बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। सो एक्स और वाई शुड बी रियल नंबर्स। तो अब ये रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सूरतों में ये रियल होंगे, दोनों सूरतों में ये रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक्स आपने इसको डिवाइड बाय अंडर रूट टू क्यों किया? मैंने इसलिए डिवाइड बाय अंडर रूट टू किया कि जब मैं इस इनइक्वालिटी में अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये एक्स वाई आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि इनके दरमियान कोई इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए मैंने एक इरेशनल नंबर अंडर रूट टू कंसिडर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ कि एक्स और वाई के दरमियान कोई रैशनल नंबर आर है। तो अगर मैं इस आर को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट विल बिकम एन इरेशनल नंबर, जिसको मैंने जेड कह दिया। तो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जेड बिटवीन एक्स एंड वाई है। तो अब मैंने एक्स और वाई की जगह जो है, क्योंकि अंडर रूट टू जो है मुझे यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो मैंने एक्स और वाई की जगह एक्स अपॉन अंडर रूट टू और वाई अपॉन अंडर रूट टू ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी रियल नंबर है। एक्स और वाई कुछ भी हो, उनको जब अंडर रूट टू से डिवाइड करेंगे तो अगेन आपको दो नए रियल नंबर्स मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे आपको रियल नंबर्स। तो अब अगर मैं
ये जो अभी जो ऊपर मैंने डेंसिटी थ्योरम फॉर रैशनल नंबर्स प्रूफ किया है उसके मुताबिक बिटवीन एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम देयर मस्ट बी ए रैशनल नंबर आर। तो मैंने एक्स प्राइम की जगह एक्स अपॉन अंडर रूट टू पुट कर दिया, वाई प्राइम की जगह वाई अपॉन अंडर रूट टू पुट कर दिया, और फिर मैंने पूरी इनइक्वालिटीज को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आ गया एक्स के दरमियान एक इरेशनल नंबर आर अंडर रूट टू। मैं ऊपर देख चुका हूँ कि ये इट मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, जिसको मैंने जेड कह दिया। तो इससे मैंने प्रूफ कर दिया कि गिवन एनी टू रियल नंबर्स आई कैन प्रोड्यूस एन इरेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जो इरेशनल नंबर है वो भी आपके पास डेंस होते हैं। समझ गए आप? समझ गए? या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी, क्लियर है बात? जी सर समझ आ गई। अच्छा, तो अब आ जाए, या नहीं समझ में आया? तो ये आपके अब जो है नेस्टेड इंटरवल्स जो है आपके, ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, उसके बाद फिर थर्ड चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा। तो नेस्टेड इंटरवल्स क्या होते हैं? तो जैसे आपने नेस्टेड का मतलब ये होता है कि विद इन ईच अदर। नेस्टेड मीन्स अगर आपके पास ऐसे इंटरवल हो जिसमें अगर एक इंटरवल दूसरे इंटरवल का सबसेट है, जब हम ये कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब है ए इज कंटेन इन बी। ये आपके पास बी है और ये जो है आपके पास ये ए है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ, मतलब अगर मैं बी को पहले लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो ये इस तरह से लिखूंगा, ये ओपन होगा सुपर सेट की जानिब। तो एक ही मतलब है, इसका मतलब ए इज कंटेन इन बी, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इसका मतलब है बी कंटेन्स ए और बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो एक ही मतलब होता है ए बी का सबसेट है या बी ए का सुपर सेट है। तो अब अगर फर्ज करें आपके पास कुछ इंटरवल्स आपके पास इस तरह है कि हर नेक्स्ट इंटरवल इज कंटेन इन द प्रीवियस इंटरवल। जैसे फर्ज करेंगे ये जो आपके पास है ये एक इंटरवल है I1, ठीक है ना। एक दूसरा इंटरवल मैंने लिया है इसके अंदर, ये जो दूसरा इंटरवल है I2, इट इज कंटेन इन I1, यानी I2 जो है वो सबसेट है I1 का। उसी तरह एक तीसरा इंटरवल मैंने लिया है इसके अंदर I3 जो है वो सबसेट है I2 का। और इसी तरीके से इसके अंदर एक और इंटरवल मैंने लिया है I4 विच इज ए सबसेट ऑफ I3, यानी हर नेक्स्ट इंटरवल जो है इज कंटेन इन द प्रीवियस इंटरवल। तो ईच नेक्स्ट इंटरवल इज कंटेन इन द प्रीवियस इंटरवल। तो ये आपके पास क्या नेक्स्ट, इस तरह यू कैन कंटिन्यू, ठीक है ना। ये इनफिनिट नंबर ऑफ इंटरवल्स है। तो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास जो है IN आपके पास इंटरवल्स हैं इस फॉर्म में, ये इंटरवल्स हैं आपके पास IN। तो IN का मतलब है कि यू हैव इन्फिनिट नंबर्स ऑफ इंटरवल, यानी I1, I2, I3, I4 अप टू इन्फिनिटी। ये अगर आपके पास इंटरवल्स हैं और ये इस तरह है कि जो I2 है वो कंटेन होता है I1 में, ठीक है ना, यानी I1 कंटेन्स I2, I2 कंटेन्स I3। तो I1 सुपर सेट है I2 का, I2 सुपर सेट है I3 का, ठीक है। और जो I3 है इट कंटेन्स I4, इस तरीके से है, यानी जनरली जो IN है इट कंटेन्स IN+1, जो IN है आपके पास इट कंटेन्स IN+1, यानी हर इंटरवल जो नेक्स्ट इंटरवल है उसको कंटेन करता है। हर नेक्स्ट इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ द प्रीवियस इंटरवल। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है ये इन्फिनिट इंटरवल में रिलेशन है। तो फिर हम कहेंगे जो IN है दे आर नेस्टेड इंटरवल्स, ठीक है ना। तो अगर ईच नेक्स्ट इंटरवल यानी I2 is contained in I1, I3 is contained in I2, जनरली IN+1 is contained in IN। तो अगर इस तरह आपके पास इंटरवल हैं तो फिर उन्हें हम कहते हैं नेस्टेड इंटरवल्स, ठीक है। तो देन
if each interval is contained in the previous interval, and such sequence of interval is called nested interval. Such sequence of intervals called nested intervals. ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्ज करें कि एग्जांपल 1 है आपके पास, फर्ज करें कि मैं जो आई एन है उन्हें मैं डिफाइन कर रहा हूँ। आई एन जो है ये आपके पास है 1 से 1/n तक, और जहाँ पर जो n है आपके पास वो कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, जीरो से ले लें, 0 से 1/n तक, n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अब मुझे बता i1 क्या होगा। i1 जो होगा आपके पास उसमें आप n की जगह 1 ले लेंगे तो i1 आपके पास हो जाएगा 0 1। i2 क्या होगा आपके पास, ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ इन्फिनिट इंटरवल्स हैं। i2 में आप n की जगह 2 लेंगे तो ये आपके पास होगा 0 से 1/2, और i3 आपके पास क्या होगा, इसमें आप n की जगह 3 ले लेंगे तो i3 जो है आपके पास ये हो जाएगा 0 से 1/3। इस तरीके से आगे इंटरवल है। i4 होगा 0 से 1/4। तो क्या i2 इज कंटेन इन i1? क्या i1 जो है वो i2 को कंटेन करता है? i1 है आपके पास 0 से 1 तक, ये i1 है। ठीक है, i2 है 0 से 1/2 तक, ये आपके पास जो है i2 है। तो i2 सबसेट है i1 का, ये 1/2 है आपके पास। अच्छा, i3 है 0 से 1/3 तक, तो ये i3 है। तो i3 जो है वो आपके पास सबसेट है i2 का। इसी तरह अब i4 लेंगे 0 से 1/4, ये होगा i4। तो i4 सबसेट होगा i3 का, फिर i5 सबसेट होगा i4 का, i6 i7 i8, इस तरह टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास क्या है, इनमें क्या प्रॉपर्टी है कि हर नेक्स्ट इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ द प्रीवियस इंटरवल। यानी जो i1 है ये सुपर सेट है i2 का, i1 कंटेन्स i2, i2 contains i3, and similarly for all the other intervals। तो ये जो आपके पास इंटरवल्स है ना, तो ये आपके पास क्या, ये नेस्टेड इंटरवल है। तो हर नेक्स्ट इंटरवल जो है आपके पास इट इज कंटेन इन द प्रीवियस इंटरवल, यानी आई एन कंटेन्स in+1। ठीक है, तो ये जो आई एन है आपके पास, ये जो इंटरवल्स आपको दिए हुए थे इस फॉर्म में 0 से 1/n तक, तो ये आपके पास जो है नेस्टेड इंटरवल्स हैं, और नेस्टेड इंटरवल्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ गए इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, क्लियर है ये बात? जी सर, समझ आ गई।
अच्छा, अब एग्जाम्पल 2 में फर्ज करें I1 जो है आपके पास वो है ये आप ले लें 1 से लेकर n तक, जहाँ पे ये ओपन है दोनों साइड से, जहाँ पे n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो I1 क्या होगा आपके पास? I1 में n की जगह आप 1 रख देंगे, तो इसको मैं 0 ले लेता हूँ, 0 से n तक। ठीक है, तो n की जगह 1 रखेंगे तो I1 आपके पास होगा 0 से 1। ठीक है ना, 0 से 1 यानी आपके पास ये नंबर है, बल्कि इसमें n से इसको इस तरह ले लेंगे, फिर ये नेस्टेड नहीं बनेंगे, इसको इस तरह ले लें आप, ये ले लें n से इंफिनिटी तक ले लें। ठीक है, तो अब इसमें जो I1 है आपके पास, I1 क्या होगा आपके पास? I1 होगा n की जगह 1, तो ये 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो इसको अगर आप प्लॉट करते हैं तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास 1 है, 1 से लेके इंफिनिटी तक ये सारे जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, I2 क्या होगा आपके पास? I2 में n की अरे आपने उसको 1 कैसे सपोज कर लिया n को? क्योंकि जब हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो I1 आएगा ना, तो ये तो I n अच्छा, है, इन ओके टर्म्स ओके। ऑफ n है ना, तो I1 के लिए n की जगह 1 रखेंगे, I2 के लिए n की जगह 2 रखेंगे। तो ये सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है जिसको हम नेचुरल नंबर्स की मदद से टैग कर रहे हैं। नेचुरल नंबर ओके डिफरेंट सर। करते जाएंगे तो डिफरेंट इंटरवल्स मिलेंगे। I2 क्या होगा आपके पास? ये आपके पास n की जगह 2 रखेंगे तो ये आपके पास होगा 2 से इंफिनिटी तक। ठीक है, इस तरह I3 आपके पास क्या होगा? आप n की जगह 3 रखेंगे तो ये वो सारे नंबर्स हैं विच आर ग्रेटर देन 3। I1 में वो सारे नंबर से विच आर ग्रेटर देन 1, I2 में वो सारे नंबर से विच आर ग्रेटर देन 2, I3 में वो सारे नंबर से विच आर ग्रेटर देन 3, इस तरह। तो क्या ये नेस्टेड इंटरवल्स हैं? क्या हर नेक्स्ट इंटरवल प्रीवियस इंटरवल का सबसेट है? I2 सबसेट है I1 का ना, जी तो वो सर। नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2 दे आर सबसेट ऑफ दोस नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1। यानी आपके पास ये अप टू इंफिनिटी ये आपके पास जो है नंबर है, और ये आपके पास है 1। तो ये तो पूरा I1 है, वो सारे नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, ये तो आपके पास I1 है। अच्छा, वो सारे नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2, ये I2 है। तो I2 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इट इज कंटेन इन I1। और फिर इस तरह I3 वो सारे नंबर्स हैं विच आर ग्रेटर देन 3, तो ये आपके पास I2 था, ये आपके पास I3 है। इस तरह I4 वो सारे नंबर विच आर ग्रेटर देन 4। तो हर नेक्स्ट इंटरवल प्रीवियस इंटरवल में जो है वो कंटेन है। यानी इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि जो I1 है इट कंटेन्स I2 which contains I3 and which contains I4, इस तरह up to infinity। तो हर नेक्स्ट इंटरवल जो है इट इज कंटेन इन द प्रीवियस इंटरवल, यानी In जो है it contains next interval In plus 1, and this property remains true up to infinity for all infinite intervals। ठीक है, तो ये आपके पास जो In जो गिवन है ना, तो ये नेस्टेड इंटरवल्स है। तो ये जो आपको इंटरवल्स गिवन है कि In जो है आपके पास n से लेकर इंफिनिटी तक हो, ये आपके पास जो है नेस्टेड इंटरवल्स है। ठीक है ना, तो अब ये जो नेस्टेड इंटरवल है, समझ गए ना नेस्टेड इंटरवल क्या आपके पास?
तो आपके पास अब इनके बारे में जो है हमारे पास जो है थ्योरम है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम है, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें फर्ज करें आपके पास अगर आपके पास ये इन्फिनिट इंटरवल्स हो I1 I2 I3 अप टू इंफिनिटी, ये इन्फिनिट इंटरवल्स हैं। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो इनका इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं कि जो सब में कॉमन हो। ए इंटरसेक्शन बी में वो मेंबर्स होते हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो, जो ए और बी में कॉमन होते हैं। यानी I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3 और इंटरसेक्शन अप टू इंफिनिटी। तो अब ये इन्फिनिट इंटरसेक्शन है, इन्फिनिट मेंबर्स का इंटरसेक्शन है। तो इसको लिखने की नोटेशन क्या होती है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी ये इंटरसेक्शन है ऑफ ऑल I n, जहां पे n जो है वो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, 1 टू इंफिनिटी। तो ये इसकी नोटेशन है जो इन्फिनिट इंटरवल्स है उनके इंटरसेक्शन को दिखाने की। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में ये इस तरीके से मैं लिखूंगा जब इन्फिनिट इंटरवल्स की इंटरसेक्शन मुझे दिखानी होगी। ठीक है, तो अब आ जाए, अब ये जो नेस्टेड इंटरवल है तो इनसे मुतालिक जो है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी है या नेस्टेड इंटरवल थ्योरम है। अगर आपके पास जो है क्लोज्ड और बाउंडेड नेस्टेड इंटरवल्स हो, यानी ऐसे इंटरवल्स हो जो क्लोज्ड हो, क्लोज का मतलब कि दोनों एंड पॉइंट्स उसमें शामिल हो, और बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब ये है कि वो अपर बाउंड भी हो उनकी, लोअर बाउंड भी हो। तो अगर आपके पास क्लोज्ड और बाउंडेड नेस्टेड इंटरवल हैं तो फिर देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन ऑल ऑफ देम। तो उन सब का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी नहीं होगा, उसमें कम से कम कोई एक आपको मेंबर जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी के इफ देयर आर क्लोज्ड, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बाउंडेड नेस्टेड इंटरवल्स। सर क्लोज का मतलब कि वो इंक्लूडेड है। क्लोज का मतलब उसके दोनों एंड पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड हैं। ओके सर। ओपन का मतलब क्या होता है कि कोई एक पॉइंट, या तो दोनों पॉइंट्स इंक्लूड ना हो या कोई एक पॉइंट इंक्लूड ना हो, यानी ओपन क्लोज ना हो। क्लोज का मतलब है दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो। तो इफ देयर आर क्लोज एंड बाउंडेड नेस्टेड इंटरवल्स देन देयर इज एटलीस्ट one point common to all of them, or in other words, their intersection or in other words, the intersection of closed and bounded nested intervals is not empty. ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इंटरवल आपके पास होने चाहिए, एक तो क्लोज होने चाहिए और दूसरे बाउंडेड होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक बात भी पूरी नहीं होगी तो फिर ये जो थ्योरम है ये ट्रू नहीं होगा। नोट सर वो आपकी आधी लाइन वो कट गई है। इन अदर वर्ड इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज आगे नहीं दिख रहा। क्या हो गया? सर वो आपने जो डेफिनेशन लिखी है ना उसकी जो सेकंड लाइन है वो कट गई है। इन अदर वर्ड्स इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज के आगे नहीं If दिख रहा। there are closed and bounded nested intervals, then there is at least one point common to all of them, or in other words, अच्छा एक मिनट, ये आपके पास जो है intersection then the intersection
section of closed and bounded nested intervals is not empty. ठीक है, तो इसमें जो नेस्टेड इंटरवल्स हैं आपके पास मस्ट बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड। लेकिन अब जैसे अगर कोई एक भी इसमें प्रॉपर्टी पूरी नहीं होगी तो फिर आपके इंटरवल्स जो हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास उसमें नॉन एम्प्टी ना हो। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जैसे एग्जांपल 1 है, इसमें ये कि ओपन नेस्टेड इंटरवल्स अगर मैं लूँ, ओपन नेस्टेड इंटरवल्स, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास जैसे ये इसको मैं एग्जांपल ये इसके ऊपर दिए हुए कि क्लोज और बाउंडेड इंटरवल्स, जैसे ये आपको दिए हुए थे, ये जो आपके पास है ना आई एन, अब देखें दोनों एंड पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हैं, तो ये क्लोज्ड है। और जब आप इसको अगर आप निकालते हैं I1 निकालते हैं 0 1, तो क्या ये बाउंडेड है? I1 बाउंडेड है, क्लोज भी है। I2 भी इस तरह बाउंडेड है और क्लोज भी है। इस तरह I3 है। तो हर इंटरवल जो है वो क्लोज्ड और बाउंडेड है। जैसे ये जो I1 है, इट इज बाउंडेड अबव बाय 1 एंड बाउंडेड बिलो बाय 0। इस तरह I2 है, इट इज बाउंडेड अबव बाय 1/2 एंड बाउंडेड बिलो बाय 0। इसी तरह IN जो होगा वो बाउंडेड अबव बाय 1/n होगा और बाउंडेड बिलो बाय 0 होगा। तो ये जो नेस्टेड इंटरवल्स दिए हुए ना, इसमें हर इंटरवल क्लोज भी है, उसके दोनों एंड पॉइंट्स उसमें इंक्लूड है, और बाउंडेड भी है। लेकिन इसको अगर आप इससे कंपेयर करें, ये n इंफिनिटी से, तो इसमें अगर ये n में शामिल भी कर देता, ये साइड अगर क्लोज होती, तो ये बाउंडेड नहीं होता, क्योंकि इट गोज टू इंफिनिटी, देयर इज नो अपर बाउंड। तो अगर कोई अपर बाउंड नहीं है, अगर ये ऊपर से बाउंड नहीं है, तो ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड कब होता है? जब ऊपर से भी बाउंड हो, अपर बाउंड भी हो, लोअर बाउंड भी हो। ठीक है, तो अगर अपर बाउंड होगी तो उसकी लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम भी होगी, लोअर बाउंड होगी तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमम भी होगी। तो अगर सुप्रीम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो वो बाउंडेड है, अगर कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अनबाउंडेड है। जैसे ये जो इंटरवल है n टू इन्फिनिटी, ये सब अनबाउंडेड है। अब ये जो इंटरवल आपने लिए थे IN 0 से 1/n, तो आप देखें ये सब जो है आपके पास क्लोज और बाउंडेड है। तो यूजिंग नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, इन सब अगर के अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हो। इन सब में इंटरसेक्शन क्या है? इन सब का अगर आप इंटरसेक्शन लें, कॉमन पॉइंट इन सब में क्या है? 0 0 है। 0 से 1 तक 1 कॉमन नहीं है, क्योंकि अगले इंटरवल 0 से हाफ तक है, तो ये 1 मिस हो गया। फिर 0 से 1/3 है, ये हाफ मिस हो गया। तो हर राइट हैंड पॉइंट मिस होगा, लेकिन सब में 0 कॉमन होगा। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना इन तमाम नेस्टेड इंटरवल का, वो 0 होगा। ठीक है, जबकि सर इसके अंदर देखिए जी, सर आपने बोला था कि अगर इन्फिमा में एग्जिस्ट करे या सुप्रीमा में एग्जिस्ट करे, अगर एक भी एग्जिस्ट करे तो वो इंटरवल जो है उसके ऊपर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, वो बाउंडेड इंटरवल होता है। नहीं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है। बाउंडेड कब होता है? जब अपर बाउंड भी हो, लोअर बाउंड भी हो। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम भी है, ये है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। या अगर लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमम भी है, ये है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये नहीं कह रही कि वो बाउंडेड है, वो कह रहा है कि अगर अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। ठीक है, और ओके सर, बाउंडेड तो का इसका मतलब क्या है? मतलब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों होना जरूरी है नेस्टेड इंटरवल्स के लिए। वो बाउंडेड होगा। तो सर एग्जाम्पल 2 के अंदर ये नेस्टेड इंटरवल्स नहीं है फिर, क्योंकि बाउंडेड नहीं है। कौन सा बाउंडेड नहीं है? एग्जाम्पल 2 के अंदर सर वो क्लोज इंटरवल नहीं है ना, ओपन इंटरवल्स है। हाँ, तो ये नेस्टेड इंटरवल्स तो हैं, लेकिन दे आर नॉट क्लोज और बाउंडेड इंटरवल्स। तो इस उनके सर ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। मतलब अगर कोई अगर आपके पास क्लोज या बाउंडेड होने में से कोई एक प्रॉपर्टी वायोलेट हो, तो फिर ये थ्योरम जरूरी नहीं कि सेटिस्फाइड हो। तो ये दोनों बातें होनी चाहिए। वही मैं आपको दिखा रहा हाँ, हूँ कि तो अगर सर उनके ऊपर बस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो नेस्टेड इंटरवल्स हैं एग्जाम्पल 2 में। नेस्टेड इंटरवल्स तो हैं, लेकिन ये क्योंकि आपके पास एक तो क्लोज नहीं है, ठीक है ना, और दूसरा ये आपके पास जो है बाउंडेड नहीं है। तो मतलब सिर्फ अगर क्लोज भी नहीं होते, भले से बाउंडेड होते,
अगर क्लोज भी नहीं होते तो फिर ये जो थ्योरम है ये इन पर अप्लाई नहीं होता। जैसे वही मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, मैं ओपन नेस्टेड इंटरवल्स ले रहा हूँ, ओपन नेस्टेड इंटरवल्स जो कि बाउंडेड है, ओपन नेस्टेड इंटरवल्स, तो ये आपके पास ये जो ओपन नेस्टेड इंटरवल्स एंड बाउंडेड इंटरवल्स हैं, ओपन है लेकिन बाउंडेड है। बाउंडेड इंटरवल जैसे ये आपके पास है आई एन है, ये आपके पास इन्फिनिट नंबर्स ऑफ इंटरवल है, इसमें ये जीरो से ओपन है आपके पास, और 1/n यहाँ पर भी ये आपके पास जो है ओपन है। ये इस फॉर्म के हैं 0 से 1/n, तो जिसमें n जो है आपके पास वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अब मुझे बताइए कि जैसे इसमें i1 अगर आप लें तो i1 आपके पास क्या होगा, i1 होगा 0 से 1, तो i1 आपके पास है 0 से 1। क्या i1 जो है बाउंडेड है? i1 जो है ओपन है, क्लोज नहीं है, सर लेकिन लेकिन ये आपके पास बाउंडेड है। बाउंडेड है क्योंकि इसकी सुप्रीमम 1 है, इन्फीमम 0 है। ये बाउंडेड है लेकिन ये आपके पास क्लोज नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक साइड इसकी क्लोज कर देता 0 से 1/n, ये वाली, तो अब ये एक साइड से ओपन होता, एक साइड से क्लोज होता, लेकिन और इस सूरत में ये बाउंडेड भी होता, ठीक है ना। तो अब जैसे i1 ये है आपके पास, ये आपके पास बाउंडेड है लेकिन ये क्लोज नहीं है। i2 आपके पास ये है 0 से 1/2, और i3, ये i2 भी जो ओपन और बाउंडेड है, ओपन है और बाउंडेड है, क्लोज नहीं है। i3 आपके पास जो है वो था 0 से 1/3। तो इस तरह आप आगे के इंटरवल्स निकाल सकते हैं, i4 0 से 1/4 अप टू इन्फिनिटी। तो अब ये जो इंटरवल्स हैं क्या ये नेस्टेड हैं? तो अगर आप इनको प्लॉट करें तो ये 0 है आपके पास और ये आपके पास 1 है, तो ये 0 है आपके पास और ये आपके पास 1 है। ये आपके पास जो है i1 है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है i1 है। अच्छा, और i2 जो होगा ये आपके पास 0 से 1/2 तक होगा, ये आपके पास जो है i2 है। तो हर नेक्स्ट इंटरवल पिछले इंटरवल का सबसेट है। इस तरह i3 ये आपके पास 1/3 है, तो ये आपके पास i3 होगा। इस तरह i4 होगा 0 से 1/4 तक, इस तरह फिर i5 होगा आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके इंटरवल हैं। अब ये जो इंटरवल है, आप मुझे बताएं इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, कौन सा मेंबर है जो इसमें कॉमन जीरो। है? जीरो। जीरो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, जीरो तो किसी में भी शामिल नहीं है, तो जीरो की तरफ से तो ये ओपन है ना, ना तो इसके अंदर ये लेफ्ट वन हैंड थर्ड। पॉइंट है और ना ही इसके अंदर राइट हैंड पॉइंट है ना। तो ये तो जो जीरो है ये तो किसी भी इंटरवल का हिस्सा ही नहीं है ना। तो अब जैसे 0 से 1 और 0 1/2 इनमें कॉमन लें तो ये वाला जो पार्ट है ये तो निकल गया, खाली ये पार्ट बचा। अगले इंटरवल में ये पार्ट निकल गया, ये पार्ट बचा। इस तरह हर लेफ्ट पार्ट निकलता जाएगा, ये पार्ट बचेगा। तो जैसे जैसे दे आर मूविंग टुवर्ड्स जीरो, दे आर गेटिंग क्लोजर टू जीरो, तो इनकी जो लेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो जीरो इसमें शामिल नहीं, अगर ये क्लोज्ड होता तो फिर जीरो इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो शामिल होता। लेकिन यहाँ पर इनका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो वो नल सेट है, एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है। तो ये जो आपके पास हैं आई एन, ये नेस्टेड इंटरवल्स हैं, यानी i1 में कंटेन करता है i2 और i2 कंटेन करता है i3 को। इस तरह हर अगला इंटरवल पिछले इंटरवल को कंटेन करता है, तो दे आर नेस्टेड इंटरवल्स। लेकिन क्योंकि ये आपके पास जो है ओपन है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ऑफ आई एन, इंटरसेक्शन और ऑफ वो दिस, आपने सबसेट वाली साइन लगा दी, उसकी साइड नहीं लगी, दूसरा वो उसका उल्टा सी होता है ना। जी सर वो आपने i1 इज सबसेट ऑफ i2 लिख दिया। i1, हाँ सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये आपके पास
ये जो आपके पास है ये I1 जो है ये कंटेन करता है I2 को, I2 कंटेन करता है I3 को, एंड सो ऑन। तो अब इनका जो इंटरसेक्शन है इन इन्फिनिट इंटरवल्स का, वो आपके पास क्या है, नल सेट। कोई इसमें पॉइंट कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, क्योंकि ये ओपन है तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। अगर ये क्लोज और बाउंडेड हो, जिस तरह ये एग्जाम्पल वन है, एग्जाम्पल वन में ये है, ये जो आपके पास इंटरवल है ना, ये वाले, ये जो एग्जाम्पल वन है, इसके अंदर ये जो इंटरवल्स हैं आपके पास, ये जो है ये क्लोज भी है एंड बाउंडेड भी है। तो फिर इनको पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी ये जो नेस्टेड इंटरवल्स क्लोज इंटरवल होंगे तो देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट इन ईच ऑफ देम, यानी इनका जो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है ना वो नल नहीं है। यहाँ पे अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे इन तमाम ये इन्फिनिट इंटरवल्स का, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास जीरो आ रहा है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास जो है अगर क्लोज एंड बाउंडेड नेस्टेड इंटरवल है तो देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन ऑल ऑफ देम, यानी इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं होगा। इनका जो इंटरसेक्शन है इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, नल सेट फाई। ठीक है, अगर कोई एक प्रॉपर्टी वायोलेट करना है, अगर वो ओपन हो, जैसे यहाँ पे ये ओपन ओपन थे इस एग्जाम्पल में, ओपन है तो फिर इनमें जो देयर इज नो कॉमन पॉइंट, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो नल है। अच्छा, अब जैसे ये एग्जाम्पल टू है, ये एग्जाम्पल टू में भी नेस्टेड इंटरवल है, लेकिन क्या ये बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो अब मुझे आप ये बताइए इनमें इंटरसेक्शन क्या है इनका, इनका इंटरसेक्शन अगर आपने I1 I2 I3 का, इनका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आएगा, क्या उसमें कोई पॉइंट कॉमन है? अब जैसे अगर आप सर I1 ये और भी नल ही आएगा ना, नल सेट ही आएगा। नल सेट ही आएगा। I1 और I2 में अगर आप देखें, ये 1 से इंफिनिटी तक है, ये 2 से इंफिनिटी तक है, इसमें ये पार्ट निकल जाएगा। फिर I3 में लेंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा, इस तरह ये हर पार्ट निकलता जाएगा। तो इस तरीके से इनमें कोई पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं होगा। तो ये जो नेस्टेड इंटरवल है आपके पास, अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। ये जो इन्फिनिट इंटरवल है, तो ये इसका इंटरसेक्शन जो वो आपके पास नल सेट है। तो जो इंटरसेक्शन है कब नल सेट नहीं होगा, उसमें कम से कम एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, जब आपके नेस्टेड इंटरवल्स जो हो बाउंडेड भी हो और क्लोज भी हो, जब ये दोनों प्रॉपर्टी हो, क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। अगर इनमें से कोई एक बात नहीं होगी, मतलब अगर वो बाउंडेड है लेकिन क्लोज नहीं है, या क्लोज है बाउंडेड नहीं है, तो फिर जो है ये नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी पूरी नहीं होगी, फिर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। इसे उसी वक्त अप्लाई होगा जब क्लोज हो, नेस्टेड इंटरवल हो, बाउंडेड हो। तो समझ में आ रही बात, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है फिर खत्म होता है। चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूं मैं? नहीं सर, चैप्टर 3 स्टार्ट नहीं करे, हम आपसे सवाल पूछ लें इन सारे पुराने चैप्टर आप में से, पूछे, प्रैक्टिस बताएं। कर लें। चलिए, सर मैं क्योंकि फिर एग्जाम में यहाँ ज्यादा तक यहाँ तक जो है ना आपके मिड टर्म में शामिल है। आप मुझसे पूछे क्या पूछना है। सर एक सवाल था, वो आपने जब असाइनमेंट 2 के अंदर सर वो मुझे समझ नहीं आया, तो सर आप उसको कौन सा, सॉल्व कर दीजिए। कौन सा, कौन सा, कौन सा क्वेश्चन है, बताएं जरा मुझे। असाइनमेंट 2, एक मिनट। असाइनमेंट 2 में बताएं कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, असाइनमेंट 2? सर असाइनमेंट 2 है, उसके अंदर से एक मिनट में क्वेश्चन ढूंढती हूँ। असाइनमेंट 2 में कौन सा क्वेश्चन? um, सर पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर का पार्ट बी, वो तो मैंने क्लास में करवा दिया था नहीं, आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, अच्छा। -a इंटू -b इज इक्वल टू। नहीं नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 1 दिया ना एक्सरसाइज फॉर सेक्शन नंबर 2.1, उसी में क्वेश्चन नंबर 1 है -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। सर ये अच्छा, इसको, अच्छा इसको आपने प्रूफ करना है, तो चले मैं इसका प्रूफ आपको करवा देता हूँ।
तो ये आपने जो एक्सरसाइज जो आपको मैंने दी थी, तो ये इसके अंदर आपके पास ये है, हाँ, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखें, ये जो आपने सी पार्ट आपने जो प्रूफ किया ना, -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a, तो देखें इसमें एक तो आप पीछे ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये नजर आ रहा है ना आपको, ये व्हाइट बोर्ड। जी सर, दिख रहा है। तो एक तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया था कि -(-a) इज इक्वल टू ए, ये आपकी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट ही है, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट था आपकी एक्सरसाइज का, जो मैंने आपको क्लास में प्रूफ करवाया था। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। -(-a) जो है वो ए है। अच्छा, और इसी तरह सी पार्ट जो अभी आपने असाइनमेंट में किया था, तो जो सी पार्ट था आपके पास, सी पार्ट था आपके पास कि -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a, -1 इंटू ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a। ये अभी आपने खुद अभी आपने प्रूफ किया था इस असाइनमेंट में, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ये डी पार्ट फिर आपने प्रूफ करना है कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो ये आप इन दो की मदद से प्रूफ कर सकते हैं। ये आपने जो सी प्रूफ किया, इसमें ए की जगह -1 रख दें, तो ये आ जाएगा। ये जो है आपके पास, इसमें अगर आप ए की जगह पुट करें -1, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 इंटू ए, ये बन जाएगा -1 इंटू -1, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो पार्ट बी है, ये इस पर अप्लाई करें, तो ये माइनस इंटू -a जो है, आप इसको, क्योंकि ये जो माइनस इंटू -a है, इसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू -a। ये आपके पास हो गया -1 इंटू -a, यानी -1 इंटू बस एक ही जगह -1 है, तो -1 इंटू -a ये किसके बराबर होता है, a के। तो यहाँ पर a की जगह क्योंकि -1 है, तो -1 इंटू -1 ही हो जाएगा 1। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। जो पीछे जो रिजल्ट्स आप प्रूफ कर चुके हैं ना, उनको ही यूज करके आप इसको प्रूफ कर देंगे। समझ में आ रही बात। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल अगर आप नए सिरे से प्रूफ करना चाहते हैं ना, तो जावेद फिर इसका जो प्रूफ है वो पूरा इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, और इसका जो प्रूफ है वो पूरा इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, तो उसमें फिर ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। तो जो पीछे के रिजल्ट्स हैं आपके पास, अगर आप उनको स्टेट कर दें, तो वो प्रूफ उनके दिखाने की जरूरत नहीं है। सही है। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर जो है वो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आपने उसके ऊपर लिखा है y, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि मैं y का क्या जवाब लिखूं, क्या स्टेटमेंट लिखूं। मतलब उसमें नहीं, मल्टीप्लाई आपने जो है, आपने जैसे अगर आप ये कहते हैं कि जो a/√7 जो है ना, वो आपके पास एक रैशनल नंबर है, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं a/b। तो अब इसमें ये कि जो a और b है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा ना। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अगर एक इवन है तो दूसरा इवन नहीं होना चाहिए। एक इवन होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, ऑड होगा। तो एक इवन है आपके पास और दूसरा आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए ना। तो ये चीज आपने वहां पर एक्सप्लेन नहीं की। आपने जस्ट इसको इवन ले लिया, लेकिन ये नहीं बताया क्यों इसको इवन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। तो क्योंकि अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वन मस्ट बी इवन, द अदर मस्ट बी ऑड। तो यहां से फिर आपने कंट्राडिक्शन निकाली कि अगर ए इवन है तो बी भी इवन आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, फिर इसमें कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो वो आपने वो नहीं बताया कि क्यों आप इसको इवन ले रही है, वाई वाई। तो इस वजह से उसके नंबर कटे। समझ में आ रही बात। ठीक है, क्लियर है। ओके सर, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ आपका चैप्टर 2 जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ तक जितना भी आपने पढ़ा है ना, ये सब आपके कोर्स में शामिल है। तो देखें, जो आपने शुरू से पढ़ा है सब, वो सारी चीजें आपने अगर समझी भी हैं, और वो प्रूफ आपको करना आते हैं, जो आपने असाइनमेंट किए वो समझ के किए हुए, छपाई नहीं करी, समझ के किए हुए, या उसमें आपकी जो गलतियां हैं आप उनको समझ रहे हैं और फिर आप उनको दूर करते हैं। और क्विजेस जो क्विज आपसे लिया था, आप
उसमें देखें वो समझ में आपके आता है। तो ये जिस तरह की एक्सरसाइजेज आप करते रहे हैं क्लास के अंदर, और जो मैं असाइनमेंट में और कोशिश में आपको देता रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर ये आपको आती है तो फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अभी हम आप अपना काम रिव्यू करेंगे, सर बहुत सारा काम है, तो अभी जो है आज थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत और करने की ज़रूरत है। तो सर अगर उसमें बीच में मसला है तो हम आपको ईमेल करें तो आप रिस्पॉन्ड कर देंगे? हाँ, आप एक काम करें कि अगर आप लोग चाहें तो मैं फ्राइडे को आपकी एक ऑनलाइन सेशन रख देता हूँ। फ्राइडे को फ्राइडे को रख लें, आप सैटरडे को रख लें, संडे को रख लें, मतलब उसमें आप अपनी जो भी क्यूरीज वगैरह है ना वो आप लेके आ जाइएगा। जो पीछे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो आपके समझ में नहीं आई या कोई प्रूफ समझ में नहीं आया तो वो आप जब तक देखते रहें, आप जब तक समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लें। हम सैटरडे को रख लेते हैं। सैटरडे को तो आपकी कोई क्लास नहीं होगी ना? सर सैटरडे को आप शाम में रखेंगे ना? हाँ, शाम में रख लेंगे, 5 बजे रख लेंगे, 4 बजे रख लेंगे। मैं आपको ओके टाइम सर। बता दूंगा, सही है? जी सर। तो मैं सर आपको बस बता सुबह नहीं रखिएगा, सुबह मिड टर्म है मेरा सैटरडे को, बाकी शाम में रख लीजिएगा सेशन। मतलब सैटरडे को क्या बोल रही हैं आप? सर सैटरडे को मेरा मिड टर्म है लेकिन वो सुबह है, तो आप शाम में रख लीजिएगा सेशन।